नमस्कार दोस्तों, मैं कुश कुमार मिश्रा आप लोग के अपने इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर 2 है इकोनॉमिक्स का, वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स पर बेस्ड, जिसमें हम लोग लॉकडाउन से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति को जानते हुए और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण अब जो मटेरियल्स का उत्पादन था वो हेवी मशीन्स के द्वारा होने लगा, जो कि काफ़ी बल्क मात्रा में होता था। तथा अब मटेरियल्स की जानकारी के लिए कि यस वी हैव द प्रोडक्ट हियर, उनको दूर दूर तक एडवर्टीजमेंट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का विकास किया गया, जिसमें टीवी टावर, रेडियो टावर, सेलुलर फोन्स, मोबाइल फोन्स, इन सबों का विकास किया गया, इंटरनेट। ओके, तो इन सबों का विकास किया गया। इसके बाद इस मटेरियल्स को दूर दूर तक बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचाने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा विकसित किया गया है, जैसे बसेस, कार, फ्लाइट्स, ये सब आ गई। अब इन तीनों के विकास ने अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार और एक विकराल रूप दे दिया। अब अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की एक ग्लोबल, पूरा विश्व जो है अब एक ग्लोबल विलेज कहलाने लगा, क्योंकि काफ़ी रफ्तार आ चुकी थी अर्थव्यवस्था में। लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करने में काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से सक्षम हो चुके थे। तो दिक्कत ये थी कि ये तीनों ही सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। हेवी मशीन्स का आना, कंप्यूटर का और विकास करना, ऑटोमेटेड मशीन्स आ जाना, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और पेट्रोल ने तो उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया, जिस कारण से आपके जो मटेरियल्स बनते थे दूर दूर तक बहुत आसानी से तो पहुंच रहे थे, पर कहीं ना कहीं महंगी होती जा रही थी। और इस क्रम में जब हेवी मशीन्स आ गए, ये सारे साइंस एंड टेक के सहायता से ये सारी चीज़ें जब आई, तो लोगों के रोजगार धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि जो काम 100 व्यक्ति पहले करते थे, अब वही काम 20 व्यक्ति से ही हो जाया करता था। और इस क्रम में एक और बात क्या हुआ कि लघु उद्योग जो थे वो सारे कंपटीशन में बिछड़ गए, क्योंकि उनका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो अब मटेरियल्स काफ़ी महंगे हैं, रोजगार भी पहले की तुलना में एक गुब्बारे की तरह ये अर्थव्यवस्था तो विकराल रूप लिया है, पर अंदर से ये कहीं ना कहीं खोखली थी। पर दिक्कत ये आई कि जब लघु उद्योग हटने लगे, खत्म होने लगे, तो हम लोग इन्हीं पूंजीपतियों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े फैक्ट्रियों के प्रोडक्ट्स के वितरण के लिए मजबूर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसा काम करना पड़ा जो इन्हीं के प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले आने में कारगर सिद्ध होने लगे। जैसे कि हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशनशिप। अगर कोई मारुति सुजुकी की कंपनी है, वो अपना फैक्ट्री में मारुति सुजुकी बना रही है, और हमारा काम क्या है, शोरूम खोलना। शोरूम खोल के उस मारुति को 7 लाख के जगह में 8 लाख बेचना, 8 लाख के जगह में 9 लाख, और उसमें अपना इनकम कमाना। तो कहीं ना कहीं हम उन पर डिपेंडेंट हो गए, और चीज़ें जो बन रही है, जिनका हम कस्टमर एज ए कस्टमर यूज कर रहे हैं डेली, वो महंगी होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति जब बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, ओके, वस्तुओं की कीमत जब बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूरे बाजार में पर्याप्त मुद्रा हो, मुद्रा इन द सेंस अभी भी हमारे पास पैसे हैं देने के लिए, तो ऐसी स्थिति को इन्फ्लेशन कहते हैं। जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाए पर फिर भी लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त मुद्रा हो। अब बात यहाँ ये आती है कि जब वस्तुओं को महंगा किया गया, पेट्रोल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और भी ज़्यादा महंगा हो गया। सऊदी अरबिया इसमें खेल कर जाता था, अमेरिका, रसिया ये सब बाजी मार ले जाते थे, अनावश्यक रूप से इसका दाम जब महंगा करके बेच रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है। तो हम इसकी भरपाई कर कहाँ से रहे हैं, हम कहाँ से इतनी मुद्रा ला रहे हैं इन्फ्लेशन में कि इन्हें दे सके। तो बात यहाँ ये आती है कि इसमें पिस जाते हैं गरीब और मजदूर वर्ग। जी हाँ, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे इनसे रिलेटेड शोरूम हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, एयरपोर्ट्स हो, जो काम भी हो रहा है, उसकी नींव, कोई भी अर्थव्यवस्था की नींव और बुनियाद यही मजदूर वर्ग ही रखते हैं। या आपका रियल एस्टेट हो, कहीं भी हो, ये मजदूर ना रहे तो आपकी अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं हो पाएगी और ऊंची भी नहीं हो पाएगी, चाहे कितना भी आप साइंस एंड टेक का व्यवस्था कर लें। तो ये मजदूर वर्ग क्या हुआ कि
चूंकि अब लघु उद्योग तो खत्म हो चुके हैं, मजदूर वर्ग इन कंपनियों में काम करने के लिए मजबूर है क्योंकि इनके पास खाने को पैसे नहीं है और इन्हें जितना ये डिजर्व करते थे उतना वेतन ना दे करके अधिक से अधिक काम करवाया जाता है इन्फ्लेशन के दौरान। और जाने अनजाने हम लोग भी, अनजाने भी, जानबूझकर नहीं, हम लोग भी इस तरह का काम करते हैं। आप भी जो स्टाफ रखे हैं शायद आप उतना नहीं दे पाते होंगे अपने स्टाफ को। महंगाई आपने देखा होगा 2013 में, 2014 में, शायद कहीं ना कहीं आप किसी तरह मैनेज कर रहे थे उस समय। तो ये जो महंगाई में गरीब वर्ग जो है वो पिस जाता है। और दूसरा बात ये है कि अब बिजनेस खड़ा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्टिंग, एडवर्टीजमेंट का कॉस्टिंग, आपका फ्लैक्स प्रिंटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब में काफ़ी ज़्यादा लागत लग जाता है। तो आप भी अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो काफ़ी खर्चीला होता है, जिसकी कटौती या तो आप अपने कस्टमर से करते हैं या फिर अपने मजदूरों के, स्टाफों के वेतन को कम करके करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप जो डिजर्व कर रहे हैं वो नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आपके जो मालिक हैं वो भी चाह कर भी आपको ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन में होता है, मजदूर वर्ग तथा मध्यम वर्ग का शोषण होता है। मध्यम वर्ग की यदि बात करें तो मध्यम वर्ग बेचारे ना घर के ना घाट के, ये आन बान शान में छोटा काम करते नहीं है और बड़ा इनसे होता नहीं है, इसलिए मध्यम वर्ग भी इसमें पिस जाते हैं। अब गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती है। कैसे? आप महंगी वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप महंगी अपनी वस्तुओं को भी कस्टमर के थ्रू दूसरे कस्टमर्स को बेचकर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन डिपेंड कर जाता है कि कौन कौन से व्यवसाय में लगा हुआ है। आप कोयले का काम कर रहे हैं, गैस सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं या कोई और बड़ा काम कर रहे हैं, ज्वेलरीज का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप महंगाई में कोप अप कर जाते हैं। लेकिन उनका क्या, जो झाल मुड़ी बेच रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं, फल सब्जी बेच रहे हैं, ये सब क्या होते हैं कि कितना भी अपने वस्तुओं के दाम बढ़ाएं, एक लेवल के बाद नहीं बढ़ सकता है इनके वस्तुओं के दाम। तो कहीं ना कहीं गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ते जाती है। तीसरा बात यदि बात करें, जब महंगाई है तो आप 100 रुपए में जो वस्तु खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर महंगाई घट जाए तो ज़्यादा वस्तु खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी परचेजिंग पावर, खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कब? इन्फ्लेशन में। तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है आपकी। ओके, और ये तो मैंने बता ही दिया, अत्यधिक खर्च के कारण बिजनेस स्टार्ट करने में परेशानी होती है। तो ये सारा खेल था आपका लॉकडाउन से पहले। देखिए कांग्रेस के सरकार में तो बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई थी। बीजेपी ने कुछ हद तक कम किया है लेकिन उतना भी नहीं किया जितना होना चाहिए था। कारण ये सब स्पष्ट है जो मैंने बताया, इन्फ्लेशन में 18वीं सेंचुरी के बाद से जो भी कारण बताया वो इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार रही और इसमें ये सारी होती है। वस्तु और सेवाओं का दाम बढ़ जाता है और मुद्रा भी साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पास होती है, आपने देखा होगा। लेकिन किनके पास नहीं होती है? मजदूर वर्ग तथा मध्यम वर्ग। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है था। इसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारे के सारे फ्लाइट्स बंद, सारे के सारे आपके होटल्स, रेस्टोरेंट बंद, आपके छोटे छोटे फैक्ट्रीज या बड़े फैक्ट्रीज भी बंद। तो हुआ क्या, इसमें सारी चीज़ें बंदी हो जाएगी। टूरिज्म सेक्टर बंद हो गया, स्पेस क्राफ्ट वाले इंडस्ट्रीज बंद हो गए, रॉकेट लॉन्चर्स वाले इंडस्ट्री बंद हो गए। सारे के सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो बनते हैं इन्फ्लेशन के दौरान, कहीं ना कहीं गरीबों का खून चूस के ही बनते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में क्या हुआ, ये सारे के सारे बंद हो गए। इनके उत्पादन जो बहुत बड़ी मात्रा में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं स्टॉक कर गए। और लॉकडाउन के समय जब बंद हुआ तो लोगों के पैसे कहीं ना कहीं जैसे तैसे कहीं खर्च हो गए। इस 3 महीने में हुआ क्या, कोई रेंट में दे दिया, कोई कुछ खाया, कुछ पिया, और इकोनॉमिक एक्टिविटी इस लॉकडाउन में रुकी हुई थी। लोग काम नहीं किए, तो काम नहीं किए तो पैसे का बहाव ही रुक गया। तो जब पैसे का बहाव रुका, पैसे का बहाव करते कौन थे? ये गरीब और मजदूर वर्ग करते थे, फैक्ट्री में दिन रात काम करके, अपना खून पसीना एक करके। इन्होंने जब काम करना बंद कर दिया, इन्हें तो वैसे भी फायदा कुछ खास नहीं होता था, अभी भी बंद है, तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो पड़ी हुई थी पहले से, वो सारी बेकार हो गई क्योंकि पैसे का बहाव रुक सा गया था इसमें। अब क्या हुआ
कि जिन्होंने उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, करोड़ों का बिजनेस सेटअप कर रखा है, उन पर फिर उधार आ गया और आगे वो कंपनीज को, फैक्ट्रीज को रन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से क्या होगा अब कि उन्होंने जो खर्चीला इन्वेस्टमेंट उसमें किया था, पहले से करोड़ों का मशीन्स लगाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, इंजीनियरिंग में, फ्लैक्स में, प्रिंटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, ये सब में जो खर्चा उन्होंने किया है, सब कौड़ी के दाम रह जाएंगे, अब बेकार हो जाएंगे अगर उनका फैक्ट्री शट डाउन हो जाता है तो। यानी वो पैसे का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा जो पहले से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और मशीन्स जो है किलो के भाव में, लोहा जो किलो के भाव में बिक जाता है वैसे बिक जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब वो नुकसान हुआ, फैक्ट्री शट डाउन होंगे सारे, तो और पैसा जो है, मुद्रा जो है कम होगा। हमारी तो पहले से ही लॉकडाउन में मुद्रा की क्षमता घट गई है, हम चीज़ों को खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं, महंगाई अगर बढ़ी रहती है तो ऐसे में क्या होगा कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो अपना सामान सस्ता सामान करने में सक्षम है, वो उद्योग क्या हो पाएंगे कि अब सेटअप कर जाएंगे, कहीं ना कहीं बच जाएंगे इस रिसेशन, आने वाले रिसेशन में। तो ऐसी कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कंडीशन जब लोगों की मुद्रा कम हो जाती है, लॉकडाउन में हमारे पैसे कम हो गए आपने देखा है, अतः वस्तुओं एवं सेवाओं का दाम गिराना पड़ता है। अगर साबुन आप महीने में 30 यूज करते थे तो अब आप कोशिश कीजिएगा कि 25 ही यूज कीजिए, और अगर जिसे साबुन अपना बेचना है कि हम 300 आपको बेच दें, वो अपना दाम गिराए भाई साबुन का, जाहिर सी बात है। तो एवं सेवाओं का दाम गिराना पड़ता है, जब लोगों की मुद्रा कम हो जाती है तब वस्तुओं एवं सेवाओं का दाम गिराना पड़ता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। दाम गिराने से क्या होता है कि फिर से आपका मांग पुनः बढ़ने लगता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होने लगती है। ठीक है, महंगाई घट जाती है इसमें, डिफ्लेशन में। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, तो महंगाई घट जाती है तथा मुद्रा का वैल्यू बढ़ता है। मुद्रा का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन में जो 100 रुपए में आप जो वस्तु खरीदते थे, जितनी वस्तु है, अब उसी 100 रुपए में आप डिफ्लेशन में ज्यादा से ज्यादा खरीद सकिएगा। ओके, आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। जब मुद्रा कम हो जाए तो वस्तु और सेवाओं के दाम भी गिराने पड़ते हैं। ये जो मैंने इस तरह से बनाया, आप पूरा ना लिख करके केवल इतना भी लिख लें तो एग्जामिनेशन के समय बस एक पेज पलटी और रिवीजन हो जाता है। ओके, नाउ तीसरा कंडीशन आता है कि इन्फ्लेशन के दौरान जब आपका वस्तुएं बहुत इन्वेस्टमेंट जो था बिजनेस का काफ़ी खर्चीला था, करोड़ों के आपके मशीन्स लगे हुए थे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हुआ था, तो उनके प्रोडक्ट जो होंगे वो भी काफ़ी महंगे थे। अब कुछ चीज़ों के तो दाम घटाए जा सकते हैं, जैसे साबुन हो गया, डिओड्रेंट हो गया, मार्कर हो गया, ओके, बोर्ड्स हो गए, प्लाई हो गया, टीवी, फ्रिज, ये सब के दाम हो सकता है घटाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बनाने में बहुत ज्यादा लागत लग गया है, तो ऐसी स्थिति में उन चीजों के दाम चाह कर भी उनके फैक्ट्री मालिक नहीं घटा सकते हैं। तो ऑनर के लिए ये बड़ी परेशानी का सबक बन जाता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वस्तुओं के दाम ना गिर पाए, जैसे आप अब कोई होटल के ऑनर है, आप अपना होटल बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अब डिफ्लेशन में लॉकडाउन के बाद किसी के पास उतना रुपए नहीं है कि आपके 50 लाख का होटल खरीदना चाहे, रेस्टोरेंट खरीदना चाहे, तो आपका वो पड़ा रह जाएगा होटल। आप चाह कर भी नहीं बेच पाइएगा क्योंकि आपने इसको खरीदा ही था 45 लाख में, अब 50 लाख या 48 लाख में भी नहीं बेचे तो क्या बेचे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब बाजार में इन्फ्लेशन तथा स्टैग्नेशन, मंदी मतलब डिफ्लेशन जैसा कंडीशन दोनों एक साथ आ जाए, मतलब न वस्तुओं के दाम घट पाए और ना ही आप उसे खरीद पाए क्योंकि आपके पास मुद्रा है नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, मुद्रा स्फीति जनित मंदी। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन इस कंडीशन को कहते हैं। तो आने वाला अभी जो कंडीशन है लॉकडाउन के बाद, स्टैगफ्लेशन की भी बनी हुई है, क्योंकि आपके फ्लाइट्स जो हैं, एयरपोर्ट्स जो हैं, आपके स्पेस क्राफ्टर जो हैं, काफ़ी महंगी महंगी चीज़ है और अब इनका जो प्रोडक्शन होगा कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा और ये चाह कर भी अपनी जो दाम है, वैल्यूज़ हैं, उसे हो सकता है ना गिरा पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो रुके, इकोनॉमी को फिर ऊपर उठने दे तो सस्टेन कर सकते हैं, नहीं तो क्रैश कर जाएंगे, बैंकरप्ट, दिवालिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन होता है, स्टैगफ्लेशन रिसेशन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप
चाहकर वस्तुओं को सस्ता नहीं कर पा रहे हैं। एक कंडीशन होता है रिसेशन, जिसमें क्या होता है कि इतना ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर दिया जाता है, इतना ज्यादा कि फिर उसकी मांग ही नहीं रहती है, डिमांड ही खत्म हो जाती है, लोग कितना यूज करें, पक जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2008 के रिसेशन की बात करें तो उस समय रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत चरम पे था, बहुत अच्छा जा रहा था, जो लोग उसमें जा रहे थे माला माल हो जा रहे थे। तो 2008 में अमेरिका ब्रिटेन में क्या हुआ कि सारे रियल एस्टेट वाले क्या किए, बैंक से लोन लेकर बिना प्लानिंग किए कि लोगों को कितना जरूरत है अपने घरों की, कितना नहीं, उन्होंने क्या किया, धड़ाधड़ अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया, घरों को बेचने के लिए फ्लैट्स बनाना शुरू कर दिया। और अंत में हुआ क्या, पता चला बाद में कि अब लोगों की मांग ही नहीं है, लोग कितना घर ले, हर लोग के पास 2-2, 3-3 घर पहले से ही मौजूद थे, अब इससे ज्यादा वो लेने के लिए मतलब इच्छुक ही नहीं थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो भी पैसा उन्होंने लिया था बैंक से, सारे अरबों डॉलर रुपए, वो सारा बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, अब एक जगह खड़ा है। और वो एक जगह जब खड़ा है बिल्डिंग्स, कोई ले नहीं रहा है, तो आप पैसा किसी को, आपके पास पैसा आ नहीं रहा है और आप किसी को फिर दे नहीं पा रहे हैं। अब बैंक्स का पैसा इन्होंने ले लिया तो बैंक भी दिवालिये हो गए, उन्हें चुका नहीं पाए ये लोग। और बैंकों ने पैसा किन से लिया था, हम लोगों से लिया था, जनरल लोगों से। ठीक है, तो हम लोग के पास भी पैसे की कमी हो गई। अब इतनी कमी हो गई कि अब हम लोग दूसरे चीजों को भी खरीदने में अब सक्षम नहीं थे, क्योंकि पैसे का बहाव रुक सा गया था। तो वो कंडीशन, जब पैसे का बहाव ही रुक जाए पूरे इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जो आप काम करने के लिए, जिससे आपके पैसे का स्रोत बने, वो काम जो आप करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब ठप हो जाए, रुक जाए ना चाहते हुए भी, तो वो रिसेशन कहलाती है। डिफ्लेशन में आपका कहीं ना कहीं धीमा धीमा चलता है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी स्लो नहीं होती है, क्योंकि अभी भी कुछ पैसे होते हैं, लेकिन रिसेशन में बिल्कुल ही ठप हो जाती है, मतलब 2%, 3% आप समझ लीजिए कि होता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारी कंसेप्ट थे यहां तक। अब रिसेशन कौन कौन कारणों से आ सकता है, एक तो ये हो गया कि बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन कर दिया जाता है। दूसरा मैंने बताया, जब इन्फ्लेशन में खर्चीला इन्वेस्टमेंट हो गया था सारा, आपका करोड़ों का बिजनेस आप लगा रहे बिना मतलब में। ठीक है, आप वही काम करोड़ों का जो मशीन्स लगा रहे हैं, अगर आप लेबर्स लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा और लोगों के पास रोजगार भी होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य से अच्छा साधक और लेबर कोई नहीं होता है, और ना ही मशीन उनसे अच्छा। ठीक है, तीसरा, अनावश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य से अधिक पर खरीदारी। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत में क्या है, आपका जीन्स जो 500 में मिल जाना चाहिए 1800 में खरीदते हैं, मुफ्ती का 3000 में खरीदते हैं, ब्रांड के नाम पे बिना मतलब यूं ही पैसा फेंक रहे हैं। लेज, कुरकुरे, ये सब का कोई, मैगी का कोई जरूरत नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी और विथ मोनोपोली ज्यादा दे कर ले रहे हैं, इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पेप्सी, कोको कोला, ये सब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कमा कर ले गए हैं हमारे देश से। वैसे और भी फॉरेन कंट्रीज़ है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है, ये सारी चीज़ें कंपनीज क्या है, हम लोग को बिना मतलब में अनावश्यक चीज़ें दिया है इन्होंने, और ज़्यादा उसकी कीमत लिया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं ये सब भी भविष्य में आपका रिसेशन का कारण बन जाती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा कमा रहे हैं आप, तो उसको सही जगह लगाइए। अगर गलत जगह लगाइएगा तो एक दिन आपके पैसे खत्म हो ही जाएंगे और रिसेशन का दौर आपके जीवन में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये कंसेप्ट था। आगे मैंने एक दिया है, ये दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये क्लास है, और इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है, ये मैंने लिख दिया। अब खुद से पता कीजिए, खुद से कंसेप्ट लगाइए किस तरह से होता है। मैन्युफैक्चरर जो उत्पादन करते हैं बड़े बड़े कंपनियों का, उन्हें प्रॉफिट होता है, इसमें लॉस होता है, कैसे होता है पता करें। व्यापारी वर्ग प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। निश्चित आय वाले इन्फ्लेशन में लॉस हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, और डिफ्लेशन में प्रॉफिट हो जाता है। लोन लेने वाले इन्फ्लेशन में प्रॉफिट हो जाता है, डिफ्लेशन में लॉस हो जाता है। लोन देने वाले इन्फ्लेशन में लॉस और डिफ्लेशन में प्रॉफिट। थोड़ा खुद से भी कंसेप्ट आप लोग लगाइएगा। ओके, आई होप कि मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो करने की नहीं चाहा है, कोशिश किया है कि जल्द से जल्द आपको जल्दी से जल्दी समझा दिया जाए। ओके, एक चीज याद रखिएगा, इन्फ्लेशन में बाकी सब जगह कहा जाता है कि रोजगार बढ़ता है, ठीक है, और डिफ्लेशन में रोजगार घटता है, बात सही है। लेकिन इन्फ्लेशन में जैसे ही जो मैंने तर्क दिया उसके हिसाब से जितना रोजगार बढ़ना चाहिए
उतना नहीं बढ़ता है। ठीक है, कहने के लिए मैंने कहा ना, अर्थव्यवस्था एक विकराल रूप लेती है लेकिन एक गुब्बारे की तरह वो अंदर से खोखली होती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था होता है, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होते हैं, लेकिन जितना रोजगार होना चाहिए उतना नहीं होता है और डिफ्लेशन में और कम हो जाता है। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। पूरा वीडियो कभी भी पूरा देखा कीजिए, आधा ना। ठीक है, अगर आज पूरा देख लिए तो थैंक यू उसके लिए। ठीक है, कभी भी आगे मैं वीडियो अपलोड करूं तो पूरा देखा कीजिए, तब नोट डाउन कर लिया कीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।